हाँ जी। तो सब चंगा सी। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेम कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज वीडियो। सो मैं कल क्या बता रहा था कि मैं शादी में गया था जहाँ पर जो सारे टेक एंथुसियास्ट हैं ये सारे एक जगह पे जमा हो गए और हम लोगों में एक डिस्कशन होने लगी। तो वहाँ पर बच्चों से लेके मतलब जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है कोई थर्ड ईयर में है, उन लोगों से लेके सीनियर जो कि 18-20 साल की यहाँ पर एक्सपीरियंस है, वैसे भी लोग बैठे थे। लेकिन मोस्टली सीनियर में से हम दो या तीन ही लोग थे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप सीनियर हो जाते हो तो एक ही रिलेशन में सारे हैं ना, तो मतलब हो सकता है कोई भतीजा हो, भांजा हो। तो इस टाइप के रिलेशन में बैठना उन लोग को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम जितने भाई बैच थे, वो लोग बैठे थे। और मेरा क्योंकि बहुत ही बड़ा फैमिली है, तो मेरे ऐसे भी भाई हैं जो अभी 18-20 साल के हैं। ओके। तो उनमें से एक सवाल लेते हैं, एक छोटे भाई का जो अभी बीटेक कर रहा है। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में है, अभी अभी ज्वाइन हुआ है शुरू शुरू। और जब एक्चुअली आप शुरू में ज्वाइन करते हो इंजीनियरिंग, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप सुन रहे हो कि ले ऑफ्स हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। आपको कोई ऐसे भी लोग बता रहे हैं यूट्यूब में कि कोई दूसरा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, अभी आईटी में कुछ रखा नहीं, 4 साल बाद जब आप पास होगे तो आईटी की हालत अलग हो गई होगी। राइट। एक ये दौर चल रहा है, और एक ऐसा भी पार्लली चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि करोड़ों की जॉब लग रही है रिमोट में, घर बैठे आप करोड़ों कमा रहे हैं। राइट, ये दोनों चीज पार्लली चल रही हैं। तो एज अ फ्रेशर इट इज़ वेरी सिंपल टू गेट कन्फ्यूज। राइट, इट इज़ वेरी नॉर्मल, आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ। तो ऐसे वो भी कन्फ्यूज था। तो वो वहाँ पे पूछने लगा कि हुईज कंपनी शुड आई टारगेट एज ए फ्रेशर, एंड व्हाट प्रिपरेशन शुड आई हैव टू डू टू गेट माई फर्स्ट जॉब, एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर टू गेट ए रिमोट जॉब ऑफ 1 करोड़। ठीक है, तीन अलग अलग सवाल हैं कि एज ए फ्रेशर मुझे कौन सी कंपनी टारगेट करनी चाहिए, गूगल या अमेजोन या फेसबुक। राइट, सबके दिमाग में वही कंपनी से होते हैं। और व्हाट प्रिपरेशन शुड आई डू, ठीक है, किस टाइप की प्रिपरेशन उसको करनी चाहिए, और वो 1 करोड़ का रिमोट जब उसकी कैसी लग जाए। ठीक है। तो मैंने बोला भाई सांस ले। इसको बाइफर्केट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे मतलब रेंडमली आप कुछ भी सोच लोगे वो सही नहीं है। और इन्फ्लुएंसर तो कुछ भी बोलेंगे, जैसे मैंने कहा पार्लली दो चीज़ें चल रही है। एक धड़ा बोल रहा है कि भाई गया, अब आईटी में कुछ रखा नहीं, और दूसरा धड़ा बोल रहा है कि भाई बढ़िया है। ठीक है, तो आप कौन से धड़े को फॉलो करोगे? तो मेरे हिसाब से आप रिसर्च करो अच्छे से, और उसके बेसिस पे जो आपको सही लगे आप वो करो। तो मैं यहाँ पर हूँ आपको सिर्फ उसमें हेल्प करने के लिए, सिर्फ मदद करने के लिए, कि आपका जो नॉलेज है थोड़ा और बढ़ा दूं, ताकि आप डिसाइड कर सको। ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर समझेंगे पूरी चीज को, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। राइट। सो मैंने इसको कहा कि भाई इसको बाइफरकेट करते हैं कुछ चीज़ों में, और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने उनको धीरे धीरे जो चीज़ें समझाई, जो चीज़ें एक्सप्लेन की, उसको हम छोटे छोटे वीडियो में डेली लेके आएंगे। ओके। सो हमें तो पहले ये जानना होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या है, एमएनसीज क्या है, स्टार्टअप्स क्या है। ठीक है, ना कि सिर्फ कुछ नाम रट लिए। ओके, बहुत सारे कंपनीज हैं, हजारों लाखों कंपनीज हैं जो आईटी बंदों को हायर करते हैं। तो सिर्फ कुछ नाम रटने से आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आपको बाइफर्केशन करनी आनी चाहिए, आनी चाहिए। देन जब आप कंपनी में जाते हो एज ए फ्रेशर, तो बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड आपको साइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप साइन कर रहे हो तो आपको क्या दिक्कतें आएगी? अगर नहीं कर रहे हो तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? क्योंकि ये हर जगह आप देख रहे होगे कि फ्रेशर है मतलब बॉन्ड साइन किया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे आप एक फ्रेशर एक जॉब ले लो, और बॉन्ड आप करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, साइन करोगे कि नहीं करोगे। देन नोटिस पीरियड कंपनी में वो मतलब किस तरह से होता है, कैसे उसको आप सर्व करनी होती है कि नहीं, कंपलसरी है कि नहीं। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे हो तो क्या दिक्कतें आएगी। ठीक है। और रिमोट जॉब की बात तो बाद में।
तो ये सारी चीज़ें गिटहब और लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी जॉब में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले ये समझना होगा। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस ये क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स दी जाए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एज ए फ्रेशर इतनी टेक्निकली आपका नॉलेज है नहीं। जैसे ही आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपको भी हो जाएगा। ठीक है, जब आप मेरे एज में पहुंचोगे, 15-18 साल की आपकी एक्सपीरियंस हो रही होगी, तो आप भी सारी चीज़ें जानते होंगे जो आप दूसरों को बता पाएंगे। राइट, सो ऐसे समझते हैं कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। ठीक है, या पहले से हूँ या तो अभी बनना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिसको मैं कंप्यूटराइज करना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ कंप्यूटर के बंदे हायर करने होंगे ताकि मैं अपनी आइडिया को कंप्यूटराइज कर सकूँ। राइट, सो अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों में, ठीक है, मान लीजिए अंबानी आज के डेट में, अदानी अंबानी जो भी बड़े करोड़पति हैं, उनमें से कोई आज के डेट में सोचे कुछ कंप्यूटराइज करने की, तो वो क्या करेंगे, कुछ आईटी बंदे वो ले लेंगे, खुद की एक ऑफिस बनाएंगे और उसमें उन लोगों को बिठाएंगे। ठीक है, कि भाई ये मुझे ये वाला चाहिए, ये टास्क आप करके दो। और अगर आप एक कंपनी कर रहे हो, उसमें आप आईटी की कोई चीज़ डाल रहे हो, तो दो चीज़ें हो सकती है कि एक बार किसी बंदे ने आपको बना के दे दिया और आप उसको रेगुलर इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, या तो आपको रेगुलर उसकी मेंटेनेंस और उसके डिफरेंट टाइप्स के सर्विस हैंडल करने के लिए आपको रेगुलर आईटी बंदे चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हैं। आपको उसको तैयार करने के लिए जितने बंदे चाहिए होंगे, उसको कंटिन्यू करने के लिए उतने बंदे नहीं चाहिए होंगे। राइट, मान लीजिए 10 लोग मिलकर उसको रेडी कर रहे हैं, 2-3 महीने में उसको रेडी कर दिए। फिर हो सकता है कि आपको एक या दो बंदे लगे जो उसको मेंटेन करते रहें लाइफ लॉन्ग। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। या तो आप ऐसा डिसाइड करो कि 2-3 बंदे ही मैं रखूंगा और वही लोग उसको मतलब डेवलपमेंट भी करेंगे और आगे चल के उसको धीरे धीरे मेंटेन भी करते रहेंगे और नई चीज़ें उसमें जोड़ते रहेंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे। रेगुलर आपका ये प्रोसेस है। तो आप क्या करोगे, अगर आपका रेगुलर प्रोसेस तो आप 3 लोग हायर कर लोगे आईटी के, और ये रेगुलरली चलता रहेगा। राइट, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 10-20 या 30 बंदे लेके मैं एट ए टाइम उनको हायर कर लूँ, 3 महीने 6 महीने 1 साल में इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मार्केट में ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर लूँ, और जब उसका मेंटेनेंस चलेगा तो एक या दो बंदे को रखे मेंटेनेंस करूँ, तो जो आपने 30 बंदों को हायर किया था उनको फिर आप निकालोगे कैसे। मान लीजिए 3 महीने में काम खत्म हो गया, पहले से आप बताओगे कि 3 महीने का काम है, तो हो सकता है वो लोग ना आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे रोल आता है सर्विस बेस्ड कंपनीज की। सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती हैं कि बच्चों को हायर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैकेज देके इसको एक और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी से अभी ये लोग बंदों को हायर कर लेंगे, 30 बंदों को, जब काम खत्म हो गया तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर ये सर्विस बेस्ड पे चले गए, और सर्विस बेस्ड कंपनियां क्या करेंगी कि उनके लिए कोई नया जॉब ढूंढ के उनको देंगे। ठीक है, तो अभी ये जो प्रोडक्ट बेस्ड वाला बंदा है जिसका प्रोडक्ट है, ठीक है, इसने सर्विस बेस्ड कंपनी से टाइप किया था, मान लीजिए XYZ सर्विस बेस्ड कंपनी का नाम। ठीक है, तो XYZ से इन्होंने टाइप किया था कि मुझे 3 महीने के लिए 30 लोग चाहिए। तो XYZ कंपनी से 30 लोग 3 महीने के लिए आ गए, ये प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया, इसको कंप्लीट कर लिया, दे दिया, और फिर चले गए अपनी कंपनी में। तो जो XYZ कंपनी है उसको क्या फायदा है, ये जिसने प्रोडक्ट तैयार किया, हो सकता है उसने पूरा एक अमाउंट दे दिया हो कि मेरा बजट इतना है और मुझे 3 महीने आप करके दो। ठीक है, तो ऐसे मान के चलिए कि 30 लाख उसने दिया। ओके, 3 महीने के लिए मान लीजिए 90 लाख उसने दिया। तो अब ये कंपनी के पास क्या हिसाब किताब है कि मुझे ये प्रोडक्ट 90 लाख में 30 लोगों को उसमें इन्वॉल्व करा के 3 महीने में करके देना है। तो एवरेज एक बंदे के पीछे 1 लाख रुपया है। तो ये क्या करेगा कि ऐसा कोई आदमी जो 20-25 हज़ार तनख्वाह ले रहा है और वो काम कर सके, उसको ये वहां पे अपॉइंट कर देगा। राइट, तो अभी ये 20 हज़ार लेके काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आउटपुट ये दे रहा है वो 1 लाख का है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी का 80 हज़ार बच गया।
ठीक है, मान लीजिए एक्सेप्शनल केस में इनको सिर्फ 28 ही लोग मिले, 28, और 2 बंदे उनको मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, कोई ऐसे बंदे को भी वहां पर डाल देंगे जो हो सकता है 80,000 का पैकेज ले रहा हो, ठीक है, तनख्वाह 80,000 ले रहा हो और उसने 1 लाख का काम हो गया, तो उस बंदे के पीछे कंपनी को कितना फायदा हुआ, सिर्फ 20,000 का। ठीक है, या तो मान लीजिए 29 ही लोग हो रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसे मान के चलिए कि 28 लोग उन्होंने ये 20,000 वाले डाल दिए और उनको 2 लोग एक्सपीरियंस चाहिए ताकि ये सारी चीज़ों को प्लानिंग प्लटिंग कर सके कि किस तरह से क्या डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है ऐसे 2 लोग डालें जिनकी तनख्वाह 2 लाख हो, ठीक है, तो 2 लाख सैलरी तो है लेकिन वो काम जो कर रहे हैं एवरेज उसके लिए 1 लाख मिल रहा है, राइट। तो इसमें क्या होता है, पूरे 30 लोगों का हिसाब होता है कि 28 लोग आपने डाले 20,000 पे, तो ये 5,60,000 हो गया, और 2 लोग आपने डाले 2,000 के तो 4,000, सो 4,000 और ये 5,60,000, तो 9,60,000, राइट। टोटल उनका खर्चा हुआ लेकिन उनका इनकम हो रहा है 30 लाख। सो इस तरह से सर्विस बेस्ड कंपनियां हिसाब करती हैं और अपना मुनाफा निकालती हैं, राइट। अब आपको समझ में आ गया सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो अभी देखिए यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर आप डायरेक्टली वहां पे जाते काम करते तो उनका 3 महीने का ही काम था, 3 महीने में आपको काम से निकाल दिया जाता, फिर आप घर बैठते। लेकिन ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ये क्या करेगी कि आप जब वहां से आ जाओगे आपके पास काम नहीं होगा, तब भी ये आपको तनख्वाह देंगे जो तनख्वाह उनका आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है। मान लीजिए आपको सैलरी 20,000 मिल रहा है तो 20,000 मिलता रहेगा भले आपके पास काम हो ना हो, ठीक है। जिस टाइम पे काम नहीं होगा, आप सिर्फ बैठे होगे, कुछ काम नहीं कर रहे होगे, उस टाइम पे उसको बेंच पीरियड बोला जाता है। तो भले ही आप बेंच में हो तभी भी आपको वो सैलरी जो 20,000 है वो मिलती रहेगी, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन कंपनीज भी नहीं चाहेगी कि हमेशा कोई बेंच में बैठा रहे, मैक्सिमम 10 to 15% तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि क्या होता है जब कोई काम अचानक आ जाएगा, ठीक है, तो उनके पास मान लीजिए बंदे नहीं है तो काम कैसे होगा, और जो कंपनी है जो काम देगा वो ये भी तो पूछेगा ना कि आपके पास अभी आदमी रेडी है ना। हम्म, तो जो छोटी छोटी सर्विसेज कंपनीज हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, में उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी कंपनीज हैं, अगर आप लिंक्डइन में जाएंगे और उनके पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि 10 to 50 एम्प्लॉइज, तो उन लोगों के पास हो सकता है कि बेंच में लोग ना हो। ओके, वो लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, किसी ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, तो अब इनको स्टाफ चाहिए, तो इमीडिएटली हायर करते हैं। तो आप देख रहे होगे कि इमीडिएट ज्वाइनर्स लिखा होगा कि 15 दिन के अंदर भाई ज्वाइन करना है, क्यों, क्योंकि वहां पर काम करना है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपनी में आपको मतलब इमीडिएटली घुसना तो आसान है, लेकिन इसमें मुश्किल क्या है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए लिया था, उस प्रोडक्ट के लिए लिया था, जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और आप फिर बेंच में आ जाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास काम तो है नहीं, तो बिना काम के आपको सिर्फ बिठा के तनख्वाह देना है, और ये क्योंकि छोटे कंपनी वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। मान लीजिए 50 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 10 लोग बेंच में बैठे हैं, तो मतलब 40 लोग कमा रहे हैं और 50 लोगों को तनख्वाह देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी कंपनी है, सेम चीज को मानो कि 10,000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उसमें से 1,000 या 2,000 लोग बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है, बैठ के मतलब अभी उनके पास काम नहीं है, और ये होता रहता है, हो सकता है आज मेरे पास काम नहीं है, कल को किसी और के पास नहीं होगा, परसों किसी और के पास नहीं होगा, तो कोई ना कोई बैठा है, ठीक है। रेगुलरली अगर हम देखें तो 1 से 2,000 लोग बैठे ही हैं 10,000 में से, तो उसको कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो ये 2,000 लोग खाली बैठे हैं लेकिन और 8,000 तो कमा रहे हैं ना, तो 8,000 लोग कमा रहे हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक, एज कंपेयर टू कि 50 में से 40 कमा रहे हैं और 50 लोगों को तनख्वाह देना पड़ रहा है, ठीक है। तो सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, और उसी हिसाब से अब आप माइंडसेट बनाइए। तो आप बोलोगे कि भैया तो डायरेक्टली तो प्रोडक्ट बेस में चले जाना अच्छा है, इस सर्विस बेस में क्यों जाएं, तो अच्छा है, लेकिन मैंने जो ये चीज़ बताया कि जब वो प्रोडक्ट उनका बंद हो जाएगा डेवलपमेंट, या तो मान लीजिए प्रोडक्ट फेल हो गया इन केस, तो आपकी नौकरी गई, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने दिन आप करोगे उस प्रोडक्ट पे काम, डेफिनेटली आपको ये जो सर्विस बेस्ड वाली कंपनी है इनके इनसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो भी आपको सैलरी नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए भी हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी कि सैलरी नेगोशिएशन कैसे करना है, इसी सीरीज में बात करेंगे।
और जैसे कि मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ के रोज़ अब वीडियो आए, ताकि ये जो आपकी कन्फ्यूजन है ये जल्दी क्लियर हो जाए। ओके। सो कुछ छोटे कंपनीज हैं जो नया नया अभी प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो 20-30 लोग चाहिए तो सर्विस बेस से हायर कर सकते हैं, या तो मान लीजिए उन्होंने सोचा कि 3 ही लोग लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। आप ये मान के गए हो वहाँ पर कि मुझे सर्विस बेस से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगा, लेकिन आप सैलरी नेगोशिएशन अच्छे से नहीं कर पाए, और जो सर्विस बेस की सैलरी है उसी सैलरी में आप वहाँ चले गए। ठीक है। तो देखिए, आपको प्रोडक्ट बेस तो मिला, लेकिन तनख्वाह उतना नहीं मिला जितना देना चाहिए। अगर वो सर्विस बेस से काम लाते, मान लीजिए वो 20 लाख देते और आप 5 लाख में राजी हो गए, तो आपको 5 लाख की ही तनख्वाह मिली। ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट मान लीजिए चल पड़ा, तो कंपनीज में क्या होता है कि हर साल आपकी जो इंक्रीमेंट है वो 10%, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हो सकता है आप अगर बहुत कम सैलरी में हो और ओनर को लग रहा है कि नहीं नहीं, इनकी सैलरी बढ़ना चाहिए, और क्योंकि छोटी कंपनी है, 2-3 ही लोग हैं, तो डायरेक्टली वो देख भी रहे होंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, तो उस केस में बढ़ सकता है। लेकिन कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, अमेजोन है, गूगल है, ऐसा कोई बड़ी कंपनी है, तो आपको वहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए। और जो आपका इंटरव्यू जो क्रैक हुआ है उस बेसिस पे कि कैसा आपका परफॉर्मेंस है, आप एक तगड़ी सैलरी मांग लो। फिर जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ, जैसे कि मैंने कहा मैक्सिमम 10%, बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो 1-2% ही ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर डिटेल में कोई बात करेंगे। ओके। सो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या हैं और सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या हैं। और जहां पर आप देख रहे हो कि मास हायरिंग हो रही है हजारों में, जनरली वो सर्विस बेस्ड कंपनीज ही होती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत कम हायरिंग होता है। और आप अभी टीसीएस में भी काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि आप गूगल के लिए, अमेजोन के लिए भी कर रहे होंगे। ठीक है, उनके पेरोल पे आप नहीं हो, आप सैलरी ले रहे हो टीसीएस से, लेकिन जो आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो वो हो सकता है किसी उस टाइप के कंपनी के हो। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी सर्विस बेस्ड कंपनी से हायर करते हैं। ओके। सो ये क्लैरिटी मिल गया। अब आप जब काम करोगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, और एज ए फ्रेशर ये एक नॉलेज है जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। मेरे हिसाब से मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो मैं एग्जांपल एक रियल वर्ल्ड का और देना चाहता था आपको ये समझाने के लिए कि इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, वो शायद आपको देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो देख सकते हो, 2-3 मिनट में फटाफट इसको वाइंड अप करेंगे। ओके। सो मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की, जिस टाइम पे मेरे पिताजी ने मकान बनाने की सोची। ठीक है। तो ये एक म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन था, तो यहाँ से गांव से लोग आके यहाँ पर काम करते थे। तो जो मिस्त्री थे, जो लेबर थे, सारे गांव से आते थे। तो यहाँ पर उनको ढूंढना मुश्किल होता था, उनको पकड़ना मुश्किल होता था कि कहाँ से किसको ढूंढ के लेके आए। ठीक है। फिर पापा के एक दोस्त ने बोला कि आप क्यों नहीं एक काम करते कि वो एक पर्सन, कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो मान लीजिए रमेश। ओके। सो आप रमेश को क्यों नहीं पकड़ते? ठीक है, वो बहुत मिस्त्रियों को जानता है। तो पापा रमेश से बात किए, तो भाई रमेश ऐसा ऐसा है, मैं ये मकान बनाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे? वो बोला सर ठीक है, हम भेज देंगे आपको, कितने दिनों में चाहिए? पापा बोले नहीं, एक काम करो, 2 मिस्त्री आप भेज दो और 4 लेबर भेज दो, उसमें काम हो जाएगा। सर कितने दिनों के लिए चाहिए? हाँ, लगभग 4-5 महीने काम चलेंगे। तो बोला सर कल पहुंच जाएगा। तो पहुंचे। तो वो मिस्त्री क्या किया, 4-5 दिन काम किया, फिर वो रह गया। ठीक है। तो पापा फिर फ़ोन किया उसको, रमेश को, कि बोले भाई, एक्चुअली फ़ोन तो था नहीं उस टाइम पे, तो उससे जाके बात की कि बोले भाई रमेश कहाँ है? वो तो मिस्त्री आ नहीं रहा है। आज का डेट होता है मोबाइल वगैरह, तो बढ़िया था। उस टाइम पे क्या है, लोगों को ढूंढना पड़ता था। तो जाके बोले अरे रमेश कहाँ, वो तो आया नहीं। ठीक है, कल आया नहीं, आज आया नहीं, 2 दिन से आया नहीं है, 1 हफ्ते का लगभग काम वो करके गया है। तो रमेश बोला नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मुझे पहले से बताना चाहिए था। तो पापा बोले पहले से क्या बताएंगे, आपको तो सब पता ही है। तो बोले नहीं सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं भेज दिया करूंगा उसको, अब जाने दीजिए, मैं किसी दूसरे को भेज देता हूँ। तो फिर बाद में क्या पता चला कि ये सारे लोग, जितने लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, इनसे रमेश एक छोटा सा हिस्सा ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए उनको 50 रुपये मिलता है दिन का, तो ये 5 रुपये रमेश को दे रहे हैं। ठीक है। तो ये रमेश के ऊपर की कमाई है। अब जिम्मेदारी ये बन गई रमेश की
तो उस दिन के बाद कभी भी मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां पर काम बंद हुआ। रमेश किसी ना किसी को भेजता रहता था, भले ये नहीं आया कोई और, वो नहीं आया कोई और। ठीक है, तो हमारे भरोसे किसके ऊपर हो गया, रमेश के ऊपर हो गया अभी। तो अब हम डायरेक्ट किसी मिस्त्री या लेबर को कांटेक्ट करने के अलावा हमने ये सही समझा कि हम रमेश को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। ओके, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि हमें जरूरत क्यों महसूस हुई, राइट। अब उस मिस्त्री के पास सोचते हैं कि जिसने 5 दिन करके काम छोड़ दिया, ठीक है, एक्चुअली वो छोड़ा नहीं। जनरली होता क्या है कि एक काम आप कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम ढूंढोगे, तो फिर ये बीच में गैप हो जाएगा, उतने दिन आपको खाली बैठना पड़ेगा, है ना। वो तो जैसे फ्रीलांसर बोलते हैं उस टाइप का काम है ना वो। तो ये लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई और बुला रहा है कि भाई वो मेरा काम है करोगे क्या, हाँ सर कल से आ जाएंगे, ठीक है। फिर वहां जाएंगे 5 दिन काम करेंगे, उनका ब्रेक कर देंगे। कोई दूसरा बुला रहे हैं उनके यहाँ चले जाएंगे, मतलब 2-3 काम एट ए टाइम वो पकड़ के करते थे। तो 5 दिन यहाँ कर लिया, 5 दिन वहाँ कर लिया, 5 दिन वहाँ कर लिया, ठीक है। और इन लोगों ने रमेश को अपडेट नहीं कराया, क्यों, क्योंकि रमेश को अपडेट करेंगे तो रमेश किसी और को भेज देगा, ठीक है, इसलिए उसने रमेश को अपडेट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि 2 दिन हो गया और कोई प्रॉपर आंसर उससे मिल नहीं रहा था, तो पापा डायरेक्टली रमेश से पूछ लिए, ठीक है। तो इन सब के चलते ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी अलग से इनके मतलब फॉर्मेशन हुई। ओके, अब यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि मेरे पापा जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, हमारा मकान, और उनके लिए उनको डेवलपर्स चाहिए। तो डेवलपर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, रमेश प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो अब पापा को भरोसा है रमेश के ऊपर, ठीक है, वो सर्विस बेस्ड कंपनीज के ऊपर, कि ये जो भी एम्प्लॉय देगा अच्छा एम्प्लॉय देगा। अगर ये एम्प्लॉय कहीं कुछ गड़बड़ करता है तो मैं उस कंपनी से कंप्लेन करूंगा, तो कंपनी कोई दूसरा अच्छा एम्प्लॉय देगा जो मेरा काम अच्छे से करके देगा। ठीक है, अब क्लियर हो गई। तो अब हम कल बात करेंगे कि एमएनसी स्टार्टअप इन सब में क्या डिफरेंस है, और फिर एमएनसी और स्टार्टअप में ये सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस क्या ये भी इंटरलिंक्ड है। और जब आप सोचोगे किसी जॉब करने के बारे में, तब आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे अगर आप ये डिफरेंस जानते हो। ओके, थैंक यू।